हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर इंटर सीए। लो स्टार्ट करते हैं। देखो, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। इन्वेंट्री को हम वैल्यू कैसे करेंगे उसका डिस्कशन है पूरा। फाइन। ब्रीफ में एकदम मैंने समराइज नोट्स बनाया, समराइज पॉइंट्स है, समराइज डिस्कशन होगा। टोटल 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो हमें डिस्कस करना है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में क्या क्या आता है? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और कंज्यूमेबल्स। रॉ मटेरियल मतलब हमें पता है रॉ मटेरियल क्या होता है। रॉ मटेरियल जिससे हम फिनिश गुड्स बनाते हैं। डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी वो होता है जो ऑलरेडी मशीन के अंदर है, जो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्शन है। सेमी फिनिश्ड, आधा बना हुआ है आधा नहीं बना है, इन शॉर्ट पार्टली फिनिश्ड। फिनिश गुड्स वो होता है जो फिनिश हो चुका है। और कंज्यूमेबल्स वो होते हैं जो जो प्रोडक्शन में यूज हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, जो प्रोडक्शन में कंज्यूम हो जाते हैं। फाइन। तो इन्वेंट्रीज बेसिकली ये होता है। और इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन रूल पे आते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्वेंट्रीज को वैल्यू किस किस वैल्यू पे करेंगे, हाउ टू वैल्यू इन्वेंट्री। तो जनरल रूल तो यही होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। लेकिन फिर भी मैं एक बार तीनों पॉइंट में डिस्कशन करूंगा। रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, तीन डिफरेंट है। तीनों के अलग अलग डिस्कशन करेंगे। पहले मैं आता हूं फिनिश गुड्स पे। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स को हम कैसे वैल्यू करेंगे? पहले रूल क्या है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। रूल क्या है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ओके, तो ये कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर का मतलब क्या होता है? देखें, इट्स प्रीटी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनआरवी, एनआरवी का मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अच्छा, स्टूडेंट्स कभी कभी क्या सोचते हैं, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। पर वो रॉन्ग है। देखो, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर रॉन्ग है। कॉस्ट और एनआरवी इज द करेक्ट। तो व्हाट इज एनआरवी, एक बार समझ लेते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, उसके थ्रू समझ लेते हैं। सपोज मेरा प्रोडक्ट है जिसका कॉस्ट है से 1000 रुपीज, और उसका मार्केट प्राइस है से 1100 रुपीज। मार्केट प्राइस है 1100 रुपीज। ओके, पर मैं जब ये गुड्स बेचूंगा, मैं जब मेरा गुड्स बेचूंगा 1100 में, तो मुझे एजेंट को कमीशन देना पड़ेगा 10%। सपोज 10% कमीशन देना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 110 गया। 1100 में से 10% कमीशन मतलब 110 माइनस करते हैं, तो बैलेंस कितना बचा? 990। तो अब वैल्यूएशन किस पे होगा? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो वैल्यू होगा 990 पे। वैल्यू होगा 990 पे। सी अंडरस्टैंड द डिफरेंस? ये जो 990 है, दिस इज एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इन शॉर्ट, व्हाट इज एनआरवी? एनआरवी क्या होता है? जो हम फाइनल सेलिंग प्राइस है हमारा 1100, जो हमारा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। बेचने के लिए मुझे जो भी खर्चा करना पड़ेगा, वो माइनस करके नेट मेरे हाथ में कितना पैसा आता है, उसे हम बोलते हैं एनआरवी। उसे हम बोलते हैं एनआरवी। तो वैल्यूएशन रूल क्या है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, एंड नॉट कॉस्ट और मार्केट प्राइस। ध्यान रखना। ओके, इनिशियल स्टेजेस में स्टूडेंट्स को लगता है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, पर नो, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। चलो, फर्स्ट पॉइंट समझ गया होगा डेफिनेटली विद एग्जांपल। अब मैं आता हूं डब्ल्यूआईपी में। तो डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन रूल क्या है? उसका भी सेम रूल है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। पर हम जब डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, काम चल रहा है, काम पूरा नहीं हुआ है और खर्चे होने बाकी है, हमने पूरा खर्चा नहीं किया है, तो तो डब्ल्यूआईपी का एनआरवी कैसे कैलकुलेट करते हैं? सपोज मेरे पास कोई डब्ल्यूआईपी है जिसका कॉस्ट मैंने सपोज सपोज मैंने उस पर कॉस्ट से 500 रुपीज ऑलरेडी इनकर कर दिया है। अच्छा, वो डब्ल्यूआईपी जब बिकेगा, फाइनली फिनिश गुड्स बन के जब बिकेगा, तो सपोज सपोज उसका एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है से 800। ये उसका एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है। और ये 500 क्या है? कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। टिल डेट, आज तक जो खर्चा किया है वो है 500। और ये जब फिनिश गुड्स में बनेगा और फिर जब बिकेगा, तो उसका सेलिंग प्राइस एस्टिमेटेड है 800। फाइन। अब देखिए, ये जो, क्योंकि ये डब्ल्यूआईपी है, तो इसको फिनिश गुड्स बनाने के लिए पहले तो खर्चा करना पड़ेगा। तो सपोज वो है से 200 रुपीज। ये क्या है? एस्टिमेटेड कॉस्ट विच विल बी इंकर्ड टू कंप्लीट द प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन भी तो हुआ नहीं है ना पूरा, और प्रोडक्शन बाकी है। तो वो प्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए मुझे कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, वो है से 200। तो वो भी लेस होगा ना, क्योंकि अगर मैं आज के एंगल से सोचूं, तो मुझे 800 मिलने वाला है। लेकिन वो लेने के लिए पहले तो उसको फिनिश गुड्स बनाना पड़ेगा ना। तो 200 रुपीज का खर्चा वो है।
एंड देन माइट बी बेचने के लिए कोई खर्चा होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से मैं बोल रहा हूँ कि 50 रुपीज एसएनडी भी है, तो इसका एनआरवी क्या हो गया 550, तो दिस इज एनआरवी। इन शॉर्ट, हम जब फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करते हैं तो एनआरवी कैलकुलेट करते वक्त खाली एसएनडी लेस होता है, ऑब्वियसली क्योंकि वो फिनिश हो चुका है, उसमें खाली सेल के खर्चे लगेंगे। लेकिन डब्ल्यूआईपी के वैल्यूएशन में हम दो खर्चे लेस करते हैं, एक तो वो फिनिश गुड्स बनाने का खर्चा और उसके बाद बिक्रे का जो खर्चा होने वाला है उस तरीके से। तो ये वैल्यू किस पे होगा, कॉस्ट 500 और एनआरवी 550, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। आई होप ये पॉइंट समझ गया होगा। तो ये वैल्यूएशन 500 पे होगा। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स को एक कॉमन डाउट होता है जो नहीं कर सकते, मतलब स्टूडेंट्स का डाउट रहता है सर ऐसा कर सकते हैं क्या, तो नहीं कर सकते क्या। स्टूडेंट्स का डाउट क्या होता है, उनका डाउट ऐसा होता है कि सर देखो कॉस्ट तो 500 इनकर हो चुका है, हाँ, बोला और 200 रुपया हम प्रोडक्शन का खर्चा करने वाले हैं और एसएनडी का हम 50 खर्चा करने वाले हैं, तो क्या हम इसे 750 का कॉस्ट मान के हम कॉस्ट ये ले सकते हैं और एनआरवी ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो नहीं, ये कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। रीजन, इट इज नॉट येट इनकर्ड, इट इज नॉट येट इनकर्ड, वो अभी तक खर्चा हुआ नहीं है। तो हमारा जो रूल है वैल्यूएशन रूल, वो है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट में कौन सा कॉस्ट आएगा, कॉस्ट विच इज इनकर्ड, जो इनकर हो चुका है, विच इज ऑलरेडी इनकर्ड, जो होने वाला है वो कॉस्ट कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, एज ऑफ नाउ अभी नहीं होगा। फ्यूचर में जब इनकर हो जाएगा तो ऑब्वियसली ऐड हो जाएगा, लेकिन कॉस्ट में कौन सा कॉस्ट आएगा, कॉस्ट विच हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड। ओके, आई होप ये समझ गया। तो ये जो तरीका है ये गलत तरीका है, राइट वाला। ओके, दिस इज द करेक्ट मेथड। कॉस्ट में जो कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट है वो आएगा, और एनआरबी में जो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है माइनस प्रोडक्शन करने के लिए जो खर्चा करने वाले हो माइनस बेचने के लिए जो खर्चा करने वाले हो, वो सब लेस होके वी गेट एनआरबी, एंड देन इट शुड बी कंपेयर्ड विद कॉस्ट, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। मेरे एग्जांपल में 500 इज लोअर फिगर, तो इस पे डब्ल्यूआईपी वैल्यू होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ गया है सबको। आगे आते हैं, चलो फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी तो सिंपल था, हो गया। अब हम आते हैं रॉ मटेरियल में। रॉ मटेरियल में थोड़ा सा यू हैव टू बी केयरफुल, रॉ मटेरियल में थोड़ा सा यू हैव टू बी केयरफुल। क्या है रॉ मटेरियल में, देखिए रॉ मटेरियल हम जब खरीदते हैं, सपोज मैं एक एग्जांपल के थ्रू लेता हूं, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज में, 100 रुपीज में मैंने खरीदा। अब उसका मार्केट प्राइस अगर 120 रुपीज है, मैंने कितने में खरीदा, 100 रुपीज में, ये मेरा कॉस्ट है। और उसका मार्केट प्राइस अब क्या हो चुका है, उसका मार्केट प्राइस हो चुका है, 1 सेकेंड, हाँ, उसका मार्केट प्राइस हो गया है 120। ओके, मैंने खरीदा है कॉस्ट 100 में और उसका मार्केट प्राइस 120 है। तो रॉ मटेरियल के मार्केट प्राइस को टेक्निकल नाम दिया गया रिप्लेसमेंट प्राइस, आरपी, जो मैंने लिखा है ना आरपी, रिप्लेसमेंट, मतलब अगर मुझे उसको रिप्लेस करना है और खरीदना है रिप्लेस, तो क्या प्राइस पे होगा, तो उसके मार्केट प्राइस को बोलते हैं रिप्लेसमेंट प्राइस। ओके, तो मैंने कितने में खरीदा, 100 में, आज उसका रिप्लेसमेंट प्राइस यानी मार्केट प्राइस क्या है, 120। तो देखिए इन दिस सिनेरियो तो बहुत सिंपल है कि भाई हम 100 पे वैल्यू करेंगे, विच एवर इज लोअर बोल सकते हैं नॉर्मल, तो हम 100 पे वैल्यू करेंगे कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर। ओके, अब प्रॉब्लम कब आता है, प्रॉब्लम आता है ये सिनेरियो में, कॉस्ट 100 है पर रिप्लेसमेंट प्राइस 95 हो गया, मतलब मार्केट प्राइस गिर गया है। तो देखो अगर मार्केट प्राइस गिर गया तो क्या हम विच एवर इज लोअर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, वी कैन नॉट अप्लाई विच एवर इज लोअर रूल। तो क्या करना है, तो उसके लिए पहले देखना पड़ेगा कि जो फिनिश गुड्स बनने वाला है, जो फिनिश गुड्स बनने वाला है, वो फिनिश गुड्स प्रॉफिट में बिकने वाला है कि लॉस में बिकने वाला है। सी वी हैव टू एस्टिमेट दिस वे, हमें आगे का देखना है कि आज मेरे पास जो रॉ मटेरियल है, जो मैंने 100 रुपीज में खरीदा है, जिसका मार्केट प्राइस गिर गया है, रिप्लेसमेंट प्राइस 95 हो गया है, तो अब मुझे इस रॉ मटेरियल को क्या 95 पे वैल्यू करना है। तो इसको कैसे डिसाइड किया जाता है, तो उसके लिए देखना होता है कि उस रॉ मटेरियल से मैं जो फिनिश गुड्स बनाने वाला हूं, उस रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स बनाने वाला हूं, वो फिनिश गुड्स प्रॉफिट में बिकेगा क्या लॉस में, ये देखना होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं मेरे पास जो रॉ मटेरियल है जिसका प्राइस गिर चुका है, 95 हो चुका है, उससे जो फिनिश गुड्स बनेगा, वो फिनिश गुड्स प्रॉफिट में बिकने वाला है क्या फिनिश गुड्स लॉस में बिकने वाला है। अगर मेरा फिनिश गुड्स प्रॉफिट में बिकने वाला है तो अल्टीमेटली तो मुझे प्रॉफिट होने वाला है। क्या मैं रॉ मटेरियल बेचने के लिए खरीदता हूं, ऑब्वियसली नो। तो स्टैंडर्ड बोलता है भाई जब तुम रॉ मटेरियल बेचने के लिए नहीं खरीदते हो, तुम बेचने नहीं वाले हो,
तुम उससे फिनिश गुड्स बनाने वाले हो और उस फिनिश गुड्स से अल्टीमेटली मुझे प्रॉफिट होने वाला है, तो मैं क्यों लॉस दिखाऊं? मैं क्यों लॉस दिखाऊं? तो मैं रॉ मटेरियल को 100 पे ही वैल्यू करूंगा। देखिए, तो मैं रॉ मटेरियल को 100 पे वैल्यू करूंगा, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तो प्रॉफिट होने वाला है ना। वी डोंट एक्सपेक्ट टू इनकर लॉस, क्यों? क्योंकि हमारा फिनिश गुड्स तो प्रॉफिट में बिकेगा, तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनेगा, फिनिश गुड्स प्रॉफिट में बिकेगा, और प्रॉफिट होने वाला है, तो लॉस क्यों बुक करें? रॉ मटेरियल पे लॉस क्यों बुक करें? सिंपल। लेकिन अगर मेरा फिनिश गुड्स लॉस में बिकने वाला है, हाँ अब प्रॉब्लम है। अगर मेरा फिनिश गुड्स लॉस में बिकने वाला है, तो भाई अल्टीमेटली तो तुम लॉस एक्सपेक्ट कर ही रहे हो। तो जब लॉस एक्सपेक्ट कर ही रहे हो, तो माइट एज वेल लॉस को अभी बुक कर दो। लॉस तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हो ना, तो लॉस को अभी बुक कर दो। तो हम उसे 95 पे रिकॉर्ड करेंगे। लॉस कैसे बुक होगा? देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। समझो मेरा रॉ मटेरियल, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है फॉर एग्जांपल। ओके, ये मेरा सपोज मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया है 100 रुपीज में, और इसका रिप्लेसमेंट प्राइस मतलब मार्केट प्राइस 95 हो गया है। अब अब 95 हो गया, तो हमें क्या करना है? तो हमें ये रूल देखना है। अगर 95 हो गया तो हमें ये रूल देखना है। तो ये रूल क्या है कि भाई फिनिश गुड्स प्रॉफिट में बिकने वाला है कि लॉस में बिकने वाला है? अगर प्रॉफिट में बिकने वाला है, अगर प्रॉफिट में बिकने वाला है, तो मैं फिनिश गुड्स को क्लोजिंग स्टॉक में जब बताऊंगा, सॉरी रॉ मटेरियल को जब क्लोजिंग स्टॉक में बताऊंगा, रॉ मटेरियल, तो मैं 100 पे दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे लॉस नहीं बुक करना है, मेरा फिनिश गुड्स तो प्रॉफिट में बिकने वाला है। तो देखिए, डेबिट में 100, क्रेडिट में 100, लॉस हुआ बुक नहीं हुआ। लेकिन अगर मेरा फिनिश गुड्स लॉस में बिकने वाला है, तो स्टैंडर्ड बोलता है भाई लॉस तो होने ही वाला है, तो माइटस वाला भी रिकॉर्ड कर दो लॉस। तो ये 100 पे नहीं दिखेगा, इन दैट केस ये 95 पे दिखेगा। तो डेबिट में 100, क्रेडिट में 95, तो हो गया ना 5 रुपीज का लॉस बुक। तो दिस इज द वे इट गोज। आई होप ये पॉइंट समझ गया सबको। फाइन, आगे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का। इसमें से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एग्जाम में, एमसीक्यूज में, या छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं 5 मार्क्स के लिए। तो ये पॉइंट नंबर 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, मैंने 5 पॉइंट का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए, उसमें से सेकंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू शुड बी थorough विद दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट। वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल, वैल्यूएशन ऑफ डब्ल्यूआईपी, वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स का रूल्स एकदम क्लियर होने चाहिए। फाइन, आगे जाते हैं। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस पार्ट। अब मैं आता हूं कॉस्ट में। हम जब बोलते हैं ना कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर, तो भाई ये कॉस्ट क्या है? व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट का मैंने एक यहाँ पे एक टेबल बनाया है कि कॉस्ट क्या है। हम जब कॉस्ट बोल रहे हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? तो कॉस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी हमें वो देखना है। तो देखो, कॉस्ट में 3 चीजें आती है: परचेज कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, एंड कॉस्ट विच इज इनकर्ड टू ब्रिंग इन्वेंटरी टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं आता हूं परचेज कॉस्ट में। ओके, ये 3 तरीके के कॉस्ट है। ओके, परचेज कॉस्ट, कन्वर्शन कॉस्ट, एंड कॉस्ट टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। ये 3 तरह के कॉस्ट हम ऐड करते हैं। पहले आते हैं हम परचेज कॉस्ट पे। पहले परचेज कॉस्ट पे आते हैं। तो परचेज कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती है? परचेज कॉस्ट में आता है परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटी एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। मतलब अगर सपोज मैंने गुड्स खरीदा है, रॉ मटेरियल खरीदा है से 500 रुपीज में, अब उस पर मुझे 50 रुपीज का इंपोर्ट ड्यूटी लगा, तो वो ऐड करेंगे। 500 रुपीज का सपोज कोई परचेज प्राइस है और उस पर 50 रुपीज का इंपोर्ट ड्यूटी है, तो वो भी ऐड करेंगे। या कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है। नॉन रिफंडेबल मतलब जिसपे जो हमें गवर्नमेंट से रिफंड नहीं मिलता है। देखिए, हमने ऑलरेडी देखा है, टैक्स में पढ़ा होगा हमने, कि हम जब जीएसटी पे करते हैं तो जीएसटी में 2 सिनेरियो है: या तो तुम्हें आईटीसी मिलेगा, या तो आईटीसी नहीं मिलेगा। या तो आईटीसी मिलेगा या तो आईटीसी नहीं मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। अच्छा, अगर किसी ने नहीं किया है तो सिंपल मैं शॉर्ट में बोलता हूं, आईटीसी मिलेगा मतलब रिफंड मिलेगा, और आईटीसी नहीं मिलेगा मतलब रिफंड नहीं मिलेगा। सिंपल, एकदम सिंपल रखता हूं। तो अगर आईटीसी मिलेगा मतलब रिफंड मिलने वाला है, तो रिफंड मिलने वाला है तो इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर कॉस्ट, तो उसको कॉस्ट में ऐड मत करो। लेकिन अगर मुझे रिफंड नहीं मिलने वाला है, मुझे आईटीसी नहीं मिलने वाला है, तो इट इज पार्ट ऑफ योर कॉस्ट। ओके, तो इसीलिए यहां पे लिखा गया नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। आई होप दिस इज ओके। फाइन। और ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग चार्जेस एंड अदर कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन। खरीदते वक्त जो भी खर्चा होता है, माइंड यू, अगर सपोज मैंने रॉ मटेरियल खरीदा या फिनिश गुड्स खरीदा, और उस पे मुझे एजेंट को ब्रोकरेज पे करना पड़ रहा है रिलेटेड टू परचेज, तो वो भी मेरे रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स के कॉस्ट में ऐड होगा। उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो भी ऐड होगा। ओके, हाँ ऑब्वियसली अगर ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स है तो वो लेस हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट है तो वो लेस हो जाएगा। फाइन, आई होप दिस इज ओके। ये एक टाइप का कॉस्ट है। इन शॉर्ट, फिनिश गुड्स रॉ या रॉ मटेरियल में जो भी खर्चे होते हैं,
जो हमारे गोडाउन तक, शॉर्ट में बोलूं तो जो गोडाउन तक आने के खर्चे होते हैं वो ऐड होते हैं। गोडाउन तक आने के जो भी खर्चे हैं वो सब ऐड होते हैं। तो कॉस्ट विच इज इनकर्ड टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, मतलब अगर मेरे रॉ मटेरियल में खरीद रहा हूँ या फिनिश गुड्स खरीद रहा हूँ तो मेरे गोडाउन तक आने तक जो भी खर्चा है वो सब मेरे कॉस्ट में ऐड किए जाएंगे। सिंपल लॉजिक, सिंपल लॉजिक। गोडाउन तक आने का जो भी खर्चा है वो सब खर्चे ऐड होंगे। फाइन। अब उसमें हम दो चीज और देखते हैं, क्या इंक्लूड होगा क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो क्या क्या इंक्लूड होता है? एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग टू प्रेजेंट लोकेशन, वो मैंने बता दिया। गोडाउन तक लाने का जो भी खर्चा है वो सब ऐड होगा। और क्या ऐड होगा? क्या बोरिंग कॉस्ट ऐड होगा? बोरिंग कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट, सिंपल अगर बोलूं तो इंटरेस्ट। तो क्या इंटरेस्ट भी ऐड होगा? तो उसके लिए हमें AS23 देखना पड़ेगा। तो एज पर AS23, अगर AS23 बोलेगा कि यहाँ पे ऐड करना है तो ऐड कर देंगे। अगर AS23 के रूल्स कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो हम ऐड नहीं करेंगे। तो वो पॉइंट हम AS23 में कवर करेंगे। राइट नाउ मैं उसको डिस्कस नहीं करता हूँ, अदरवाइज स्टैंडर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्या इंक्लूड नहीं करना है, क्या क्या एक्सक्लूड करना है? अब नॉर्मल वेस्ट को काउंट नहीं करना है। अब नॉर्मल वेस्ट शुड नॉट बी काउंटेड एज कॉस्ट। क्यों? अरे अब नॉर्मल वेस्ट जाता है P&L में, तो अब नॉर्मल वेस्ट को हम काउंट नहीं करेंगे। ओके। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ चलो। सपोज मैंने 1000 यूनिट्स परचेज किया। सपोज मैंने 1000 यूनिट्स परचेज किया 10,000 रुपीज में, और इसमें से 200 यूनिट्स अब नॉर्मल लॉस हो गया। अब नॉर्मल, माइंड यू, मैं बोल रहा हूं अब नॉर्मल लॉस, नॉर्मल नहीं, 200 यूनिट्स का अब नॉर्मल लॉस हो गया। तो मेरा गुड्स का कॉस्ट क्या है? गुड्स का कॉस्ट क्या है? 10,000 डिवाइड बाई 1000। अब नॉर्मल कॉस्ट जो होता है वो P&L में जाएगा। और यही एग्जांपल में अगर मैं बोलूं कि नहीं, ये जो मेरा 200 यूनिट्स है वो नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस। 200 यूनिट्स नॉर्मल लॉस है, और ये 1000 यूनिट्स मैंने 10,000 रुपीज में खरीदे। तो इन दिस सिनेरियो मेरा कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा? कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा? 10,000 डिवाइड बाई 800। ओके, जो भी आंसर आएगा 10,000 डिवाइड बाई 800, 12.5। सी द डिफरेंस, फर्क समझो दोनों केस में, दोनों केस में फर्क समझो। अगर लॉस, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। और अगर सपोज अगर नॉर्मल लॉस से, थर्ड सिनेरियो लेता हूं, नॉर्मल लॉस से मुझे कुछ मिल रहा है, सपोज 1000 यूनिट्स है, मैंने 10,000 रुपीज में परचेज किया है, और से 200 यूनिट्स नॉर्मल लॉस हो गया, और नॉर्मल लॉस बेच के सपोज मुझे 100 रुपीज मिला है, तो मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा? 9,900। तो इन दिस सिनेरियो मेरा कॉस्ट पर यूनिट CPU क्या हो जाएगा? 9,900 डिवाइड बाई 800, दैट इज 9,900 डिवाइड बाई 800, 12.375। आई होप ये ओके है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ तीनों सिनेरियो। फर्स्ट सिनेरियो लेता हूं मैंने 1000 यूनिट्स परचेज किए 10,000 रुपीज में। 1000 यूनिट्स परचेज किए 10,000 रुपीज में, और उसमें से 200 यूनिट्स का अब नॉर्मल लॉस हो गया। अब नॉर्मल लॉस, तो कितना बैलेंस बचा? यूनिट्स 800। तो व्हाट इज माय कॉस्ट पर यूनिट? 10,000 डिवाइड बाई कितना? 1000 के 800, तो डिवाइड बाई 1000, डिवाइड बाई 1000, तो कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपीज आया। अब नॉर्मल लॉस अपना खर्चा खुद बेयर करता है और वो जाएगा P&L में। अब नॉर्मल लॉस अपना कॉस्ट खुद बेयर करता है और वो जाएगा P&L में। अगर फिर भी नहीं समझा, क्लैरिटी नहीं है, तो मैं और फिर से समझाता हूँ। ये 10,000 रुपीज है, 10,000 सॉरी यूनिट्स है। इसका दो ब्रेकअप, इसमें से 200 क्या हो गया? अब नॉर्मल लॉस। और बाकी सपोज मैंने मेरे गोडाउन में पड़ा है, मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, ओके, नॉट येट कंज्यूम्ड, तो इट्स स्टिल लाइंग इन गोडाउन। तो 200 × 10, ये जाएगा कहाँ पे? P&L में जाएगा, ये जाएगा P&L में, और ये इंटू 10 हमारा क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक में दिखेगा। आई होप, आई मीन्स मैंने एक नंबर, ओके, मैंने यूनिट रॉन्ग ले लिया, थोड़ा सा एक जीरो ज्यादा ले लिया। ये 10,000, 1,000, ये 980 होगा, सॉरी 800 होगा। वैल्यू चेंज कर देता हूं मैं। तो ये 1,000 है, उसमें से 200 और ये 800 है, तो ये हो जाएगा 8,000। ये मेरे स्टॉक में दिखेगा, क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज इन्वेंट्री। आई होप ये एग्जांपल समझ गया है। अब नॉर्मल लॉस अपना कॉस्ट खुद बेयर करता है और वो P&L में जाएगा। इन शॉर्ट, ये 10,000 डिवाइड बाई 1000 होगा, डिवाइड बाई 1000 होगा, डिवाइड बाई 800 नहीं होगा। लेकिन अगर वही लॉस मेरा नॉर्मल लॉस है, वही लॉस अगर मेरा नॉर्मल लॉस है, तो इन दिस सिनेरियो हम क्या करेंगे? इन दिस सिनेरियो सेम एग्जांपल, सेम नंबर्स है,
पर हम डिवाइड किससे करेंगे? हम 800 से करेंगे। अब हम 800 से डिवाइड करेंगे। ओके, कॉस्ट 10,000 डिवाइड बाई यूनिट्स 800। क्यों? क्योंकि लॉस कौन सा लॉस है? नॉर्मल लॉस। अब ये जो दिखेगा मेरा इन्वेंट्री कितना दिखेगा? इन्वेंट्री देखो, इसमें देयर इज नो अबनॉर्मल लॉस, तो पीएल में कुछ नहीं जाएगा, तो इन्वेंट्री कितना दिखेगा? 800 यूनिट्स इंटू 12.5, दैट इज 10,000। दैट इज 10,000। सी द डिफरेंस। सेकेंड सिनेरियो में पूरा इन्वेंट्री दिख रहा है 10,000, जो हमारा कॉस्ट था। वेराज फर्स्ट सिनेरियो में ये पीएल में जाएगा और इन्वेंट्री में 8, 2 + 8 10,000। ओके, सी दिस इज द डिफरेंस, प्रॉपर्ली समझो। एंड थर्ड सिनेरियो में मैंने खाली क्या किया? मैंने नॉर्मल लॉस को बेच के 100 रुपीज लिया, तो टू दैट एक्सटेंट मेरा कॉस्ट कम हो जाएगा, तो कॉस्ट हो जाएगा 9,900। एंड क्योंकि ये नॉर्मल लॉस है 200 का, इसीलिए हम इसे डिवाइड करेंगे 800 से टू गेट द कॉस्ट पर यूनिट। आई होप दिस इज ओके। और इसमें भी सेम होगा, इन्वेंट्री दिखेगा। इन्वेंट्री कितने पे दिखेगा? इन्वेंट्री दिखेगा 800 यूनिट्स इंटू 12.375, दैट इज 10,000, आई एम सॉरी 9,900। 100 रुपीज तो रिकवर हो गया था ना थ्रू सेल ऑफ स्क्रैप। फाइन, तो मेरा कॉस्ट दिखेगा 9,900। ओके, प्रिटी सिंपल। ये नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल लॉस का लॉजिक बहुत सिंपल है, तो दिस इज द वे यू शुड गो। ओके, अगर स्टिल किसी को डाउट है, स्टिल किसी को डाउट है, तो मैं थोड़ा सा और एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, डेली लाइफ का एग्जांपल देता हूँ, शायद उससे कुछ क्लैरिटी आ जाए। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, समझो। अच्छा, सबसे पहले व्हाट इज नॉर्मल लॉस? नॉर्मल लॉस वो होता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमें पता है कि ये लॉस होने वाला है। अब नॉर्मल लॉस क्या होता है? जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते वो होता है अब नॉर्मल लॉस, और जो विदाउट एक्सपेक्टेशन हो जाता है वो होता है अब नॉर्मल लॉस। फाइन। अभी देखो, मैं एक सिंपल डेली लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। सपोज हम 10 फ्रेंड है, सपोज हम 10 फ्रेंड्स हैं, और वो होटल में गए खाना खाने। 10 फ्रेंड्स होटल में खाना खाने गए। सपोज बिल हुआ 5,000। बिल हुआ 5,000। ओके, मैं अपने दोस्तों के साथ होटल में गया, सपोज बिल हुआ 5,000। ओके, खाना खाने गया। अब हमें पता है कि इसमें से ना, देखो, एक एक हमारा जो फ्रेंड है, बेचारा वो फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है। ओके, सपोज एग्जांपल के लिए दे रहा हूं कि सपोज वो स्ट्रांग नहीं है, तो हमें पता है कि ये बंदा पैसा नहीं देगा। तो ये हमें पता है, पहले से पता है, तो ये नॉर्मल लॉस है। मुझे पहले से पता है कि ये बंदा पैसा नहीं देगा, तो ये नॉर्मल लॉस है। ये है नॉर्मल लॉस। क्यों? क्योंकि पहले से पता है। नॉर्मल लॉस क्या होता है? जो पहले से पता होता है कि भाई ये लॉस होने वाला है। तो मेरे एग्जाम्पल में 10 फ्रेंड्स है, उसमें एक फ्रेंड बेचारा फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है, तो वो पैसे नहीं देगा होटल का, ये मुझे पहले से पता है। तो जो भी बिल आएगा, जो बिल आएगा, वो हम कितने में डिवाइड करेंगे? डिवाइड बाई 9। डिवाइड बाय 9, तो 5,000 डिवाइड बाई 9, दैट इज 555.55, 556 कर देता हूं। तो ये हो गया कॉस्ट पर पर्सन या कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट। आई होप दिस इज ओके कि ये नॉर्मल लॉस है। तो नॉर्मल लॉस माइनस पहले से किया जाता है। और सपोज अगर मैं एग्जांपल को थोड़ा चेंज करूं कि उस फ्रेंड ने बोला, जो जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, उसने बोला भाई मैं 100 रुपए तक दे सकता हूं, तो ओके। तो इन दैट सिनेरियो क्या हो जाएगा? अगर वो 100 रुपया दे रहा है, तो कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा? 5,000 में से 100 रुपीज वो जो दे रहा है वो निकाल देंगे, और बाकी का जो बिल है वो 9 लोगों में बटेगा। वो 9 लोगों में बटेगा। 4,900 डिवाइड बाई 9, तो वो हो गया 544, 544.44। ओके, आई होप ये एग्जांपल समझ गया होगा। अब मैं यही एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूं। सपोज मैं बोलता हूं कि हम 10 लोग हैं, हम खाना खाने गए, और बिल हुआ 5,000, पर एक बंदा अपना वॉलेट लाना भूल गया। वो अपना वॉलेट लाना भूल गया, फाइनेंशियली इज केपेबल, वॉलेट लाना भूल गया। तो क्या ये नॉर्मल लॉस है? नहीं, ये अब नॉर्मल लॉस है। क्यों? वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये पैसे नहीं देगा। ये पैसे देगा, हमने सोचा था। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये पैसे नहीं देगा। तो ये नॉर्मल लॉस नहीं, ये अब नॉर्मल लॉस है। अब बताओ, हम नॉर्मल एग्जांपल देखो। हम जब फ्रेंड्स जाते हैं 10, समझो 10 जन गए खाना खाने, 5,000 बिल हुआ, तो क्या डिवाइड बाय 9 होगा? वो बंदा भले वॉलेट लाना भूल गया, तो हम क्या करते हैं? हम कोई ना कोई फ्रेंड उसका दे देंगे पैसा, और फिर वो वापस दे देगा, रीइंबर्स करेगा। ऐसे ही होता है ना प्रैक्टिकली। तो इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर अबनॉर्मल लॉस होगा, तो बिल कितने से डिवाइड होगा? डिवाइड बाय 10 क्या 9? तो 10 कॉस्ट पर पर्सन आएगा 500। देखिए, ये एकदम सिंपल डेली लाइफ का एग्जांपल है। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस एग्जांपल। ओके, फाइन, आगे जाते हैं अभी हम। तो ये पॉइंट मैंने कवर कर लिया है। तो हम इस पे थे, अबनॉर्मल वेस्ट नहीं काउंट किया जाएगा। ओके, अबनॉर्मल वेस्ट नहीं काउंट किया जाएगा। फाइन। फिर स्टोरेज कॉस्ट। तो नॉर्मली नॉर्मली स्टोरेज कॉस्ट को नॉर्मली कॉस्ट में ऐड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कौन से कॉस्ट ऐड होते हैं?
ऑल द कॉस्ट विच आर इनकर्ड टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। गोडाउन तक आने के जो भी खर्चे हम सब ऐड करते हैं, पर आने के बाद के खर्चे हम ऐड नहीं करते हैं, आने के बाद के खर्चे हम ऐड नहीं करते हैं। तो इसलिए स्टोरेज कॉस्ट तो आने के बाद के खर्चे वो ऐड नहीं होगा, नॉर्मली ऐड नहीं होगा। ओके, एक्सक्लूड करते हैं। लेकिन इफ इट इज नेसेसरी इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए वो जरूरी है, कंपलसरी है कि वो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो यस ऐड होगा। ओके, ये तो एक्सेप्शन है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा ऐसा कुछ हुआ तो। अदरवाइज नॉर्मली हम क्या मानेंगे, स्टोरेज कॉस्ट है तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेशन में। फाइन। एडमिन एंड सेलिंग कॉस्ट ऑब्वियसली वो पीएनएल में आता है, उसको हम ऐड नहीं करेंगे। सेम वे स्टोरेज कॉस्ट भी पीएनएल में आ जाएगा अगर वो नेसेसरी नहीं है तो, लेकिन अगर वो नेसेसरी है तो ट्रेडिंग में आएगा। तो इन शॉर्ट ट्रेडिंग के जो भी खर्चे हैं वो हम ऐड करते हैं कॉस्ट में, और जो पीएनएल के खर्चे हैं वो हम ऐड नहीं करते हैं। फाइन, आई होप दिस यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। अब मैं आगे आता हूं कन्वर्जन कॉस्ट में। अब हम आते हैं कन्वर्जन कॉस्ट में आते हैं। अब कन्वर्जन कॉस्ट में क्या है, देखो, अगर हम गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अगर देखो परचेज कर रहे हैं तो सिंपल जो परचेज कॉस्ट है वो होगा, और उसके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ऐड होगा, या जो भी एक्सपेंसेस है टिल इट इज, जब तक वो गोडाउन में आता नहीं है वहां तक के सब खर्चे ऐड करेंगे। लेकिन अगर मैं खुद प्रोड्यूस कर रहा हूँ, खुद प्रोड्यूस करता हूँ, मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो कौन से खर्चे ऐड होंगे, तो मटीरियल, लेबर, अदर वे डायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये सब खर्चे, इन शॉर्ट प्रोडक्शन करने के जो भी खर्चे, वो खर्चे हम सब ऐड करेंगे। आई होप दिस इज ओके। अब व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें समझना है, वो क्या है, वो ये ओवरहेड्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पार्ट हमें समझना है, ये पार्ट हमें समझना है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये दो चीज समझना है। तो इसे मैं एग्जांपल के थ्रू एक क्लियर करता हूं। सपोज क्वेश्चन में दिया होगा, सपोज क्वेश्चन में दिया है कि मेरा वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स है और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। सपोज क्वेश्चन में दिया है कि मेरा जो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स है वो 10,000 रुपीज है, और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स है से 20,000। देखिए हम क्या सीख रहे हैं, अपना हमारा फोकस क्या है, हमारा फोकस है क्लोजिंग स्टॉक के, इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में उसके वैल्यू कैसे किया जाएगा, तो उसमें क्या क्या खर्चे आएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि चलो डायरेक्ट मटेरियल 10 रुपीज है, डायरेक्ट लेबर एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, दिस इज पर यूनिट, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 8 रुपीज का वेरिएबल डायरेक्ट लेबर जाता है। फाइन, ओके। अब मैं और ऐड करूंगा वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, माइंड यू, सेलिंग एडमिन नहीं, वो एक्सक्लूड होता है, हमने अभी देखा है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ओके, अब सपोज मेरा नॉर्मल प्रोडक्शन है, मेरा नॉर्मल प्रोडक्शन है से से 5,000 यूनिट्स, पर मैंने एक्चुअली प्रोडक्शन किया है, मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन है से 4,000 यूनिट्स। ओके, नॉर्मल प्रोडक्शन 5,000, नॉर्मल मतलब एक्सपेक्टेड, बजटेड, प्लान्ड, हमने जो सोचा था, जो हम नॉर्मली प्रोड्यूस करते हैं, वेयर एक्चुअली तो 4,000 ही हुआ। ओके, इन दिस सिनेरियो हम कॉस्ट को कैसे डिवाइड करेंगे, अंडरस्टैंड दिस, ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वेरिएबल प्रोडक्शन है इसको मैं डिवाइड करूंगा यूनिट से, पर कौन सा यूनिट्स, पर कौन सा यूनिट्स, नॉर्मल क्या एक्चुअल, नॉर्मल प्रोडक्शन क्या एक्चुअल प्रोडक्शन। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है, सी स्टैंडर्ड में क्या लिखा गया, हम रूल देखें एक बार, स्टैंडर्ड में क्या लिखा गया है, वेरिएबल के लिए एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड, एक्चुअल प्रोडक्शन सॉरी, वेरिएबल के लिए एक्चुअल प्रोडक्शन, तो ये हम डिवाइड करेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन से। लॉजिकल भी है ना, ये 10,000 तो वेरिएबल है, तो जितना मैंने प्रोड्यूस किया होगा उतने पे ही खर्चा हुआ होगा, जितना प्रोड्यूस किया उतने पे खर्चा हुआ होगा। तो ये हो गया 2.5, तो यहां पे मैं वेरिएबल को ऐड करूंगा 2.5। ओके है बात। लेकिन लेकिन फिक्स्ड प्रोडक्शन के केस में देखिए, वेरिएबल तो लॉजिकल है, क्यों एक्चुअल, जैसे मैंने बताया कि जितना मैंने प्रोड्यूस किया होगा उतने पे ही खर्चा हुआ होगा ना, तो ये 10,000, ये थोड़ी 5,000 पे इंकर किया होगा, वेरिएबल है, जितना प्रोड्यूस हुआ उतने पे खर्चा हुआ, इसलिए इट मेक्स सेंस उसको एक्चुअल प्रोडक्शन से डिवाइड करो। लेकिन फिक्स्ड में तो ऐसा होता नहीं है, हमें पता है फिक्स्ड इज फिक्स्ड, एक्चुअल प्रोडक्शन 4,000 हो, 5,000 हो, 6,000 वो तो सेम ही रहेगा नॉर्मली। तो एक्चुअल प्रोडक्ट फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए क्या रूल है, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है भाई, यू शुड डिवाइडेड बाय एक्चुअल और नॉर्मल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर, एक्चुअल और नॉर्मल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर, हमें हायर से डिवाइड करना है, हमें हायर से डिवाइड करना है। तो इसमें हायर क्या है हमारा, 5,000 और 4,000, तो विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, एक्चुअल प्रोडक्शन 4,000 और नॉर्मल प्रोडक्शन 5,000, विच एवर इज हायर, हायर कौन सा है,
5000, तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हम 4 ऐड करेंगे, तो 10 + 8 18 20 24, तो 24.5 ये मेरा कॉस्ट हो जाएगा। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशन के लिए, सम्स के पॉइंट से। मैं फिर से शॉर्ट में बताता हूँ, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए किससे डिवाइड करेंगे टोटल एक्सपेंस को? एक्चुअल, एक्चुअल से करेंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन से। लेकिन फिक्स्ड में किससे डिवाइड करेंगे? नॉर्मल या एक्चुअल, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। तो यहाँ पे 5000 नॉर्मल है, 4000 एक्चुअल है, तो विच एवर इज हायर, मीनिंग 5000 से हम डिवाइड करेंगे। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट, कि ये हायर 5000 से डिवाइड होगा। क्लियर दिस पार्ट? आगे जाते हैं। तो ये रूल भी समझ गया होगा सबको। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये वाला रूल इंपॉर्टेंट है। और नीचे मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है? एनी अंडर अब्जॉर्प्शन ट्रांसफर इट टू पीएनएल। अगर कोई भी अंडर अब्जॉर्प्शन होगा तो उसे हमें पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। मीनिंग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखिए, सिमिलर टू कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। सिमिलर टू कॉस्टिंग का है, लेकिन वहां थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है मैं समझाता हूँ। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पे हमने रेट क्या डिसाइड किया? ये हमारा अब्जॉर्प्शन रेट हो गया 4 रुपीज। ये हमारा अब्जॉर्प्शन रेट हो गया 4 रुपीज का। अब देखो, मैंने प्रोड्यूस कितना किया है? 4000 यूनिट्स। तो मैं मेरे प्रोडक्ट को कितना चार्ज करूंगा? 4000 इंटू 4 मीनिंग 16000। इतना अमाउंट चार्ज करोगे ना, 4000 इंटू 4 16000। तो 16000 तो मेरे कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, वो मेरे मेरा कॉस्ट बन जाएगा, ट्रेडिंग में आ जाएगा, मेरा कॉस्ट बन जाएगा। लेकिन हमने खर्चा तो 20000 किया है। देखो, खर्चा कितना किया है हमने? एक्चुअल पैसे कितने इनकर किए हैं? 20000। तो मेरा एक्चुअल कॉस्ट तो 20000 है। पर मैंने अब्जॉर्ब कितना किया है? अब्जॉर्ब, मैंने अब्जॉर्ब, अब्जॉर्ब मतलब मैंने मेरे इन्वेंट्री में कितना इंक्लूड किया है, मेरे गुड्स में कितना इंक्लूड किया है? 16000। तो खर्चा 20000 हुआ है, पर गुड्स में तो 16000 इंक्लूड किया है। तो इसका मतलब बाकी का जो 4000 है वो क्या है? दैट इज अंडर अब्जॉर्प्शन। दैट इज अंडर अब्जॉर्प्शन, ये हमारा अंडर अब्जॉर्प्शन है। और ये कहां पे जाएगा? ये जाएगा पीएनएल में, ये जाएगा पीएनएल में। तो ये वो लिखा है मैंने वहां पे नोट्स में। आई होप सबको समझ गया। ओके, फाइन। अब कॉस्टिंग में जो होता है ना, हम जब कॉस्टिंग करते हैं तो उसमें ओवर अब्जॉर्प्शन भी होता है, अंडर अब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। पर यहाँ पे ओवर या अंडर अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, यहाँ पे या तो इक्वली अब्जॉर्ब होगा या तो अंडर अब्जॉर्प्शन होगा, ओवर अब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है। क्यों ऐसा? देखिए, मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, यही एग्जांपल को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ। ये एग्जांपल को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ। देखो, सपोज मैं बोलता हूँ मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन, ये एग्जांपल को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन है 5000। ओके, मेरा नॉर्मल प्रोडक्शन, मैंने 4000 लिया था, मैं इसको 4000 ले लेता हूँ। एक्चुअल प्रोडक्शन 4000 है, मेरा नॉर्मल प्रोडक्शन सपोज 5000 है। ये फर्स्ट सिनारियो में लेता हूँ। और मेरा जो फिक्स कॉस्ट है, मेरा जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, वो है 20000। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स ओवरहेड्स का पर यूनिट कैसे निकलेगा? फिक्स ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा? जो भी मेरा खर्चा है डिवाइड बाय हायर ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन या नॉर्मल प्रोडक्शन। तो इन दोनों में से कौन सा हायर है? हायर ऑब्वियसली 5000 है, तो हम 5000 से डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 4 रुपीज। तो हमने अब्जॉर्ब कितना किया? हमने अब्जॉर्ब कितना किया? हम अब्जॉर्ब करेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन 4000 पे 4 रुपीज, दैट मीन 16000 अब्जॉर्ब करेंगे। पर भाई खर्चा कितना हुआ है? मेरा एक्चुअल खर्चा तो 20000 है। एक्चुअल खर्चा 20000 है, तो 4000 मेरा हो गया अंडर अब्जॉर्प्शन, जो पीएनएल डेबिट जाएगा, अंडर अब्जॉर्प्शन जो पीएनएल में डेबिट साइड जाएगा। आई होप दिस इज ओके फर्स्ट पार्ट। अब इसी एग्जांपल को मैं सेकंड वे से करता हूं। सपोज मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन इस बार 5000 ही है, और नॉर्मल प्रोडक्शन भी 5000 ही है। ओके, नॉर्मल प्रोडक्शन भी 5000 है। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना है? 20000। अब मेरा अब्जॉर्प्शन रेट क्या आएगा? जो एक्चुअल ओवरहेड्स है डिवाइड बाई हायर ऑफ दीज टू। हायर ऑफ दीज टू मतलब क्या आएगा? 5000 ही आएगा भाई, सेम ही फिगर है। तो अब्जॉर्प्शन रेट क्या हो गया? 4। अब हम अब्जॉर्ब कितना करेंगे? अब्जॉर्ब हमेशा एक्चुअल पे होता है, क्योंकि जितना एक्चुअली प्रोड्यूस होगा उतना ही तो गुड्स अब्जॉर्ब कर पाएंगे। जितना एक्चुअली अब्जॉर्ब होगा उतना ही तो गुड्स प्रोड्यूस, उतना ही तो अब्जॉर्ब करेंगे। तो ये 5000 एक्चुअल वाला है, एक्चुअल, ये जो 5000 है ये एक्चुअल वाला है एंड नॉट नॉर्मल। 5000 इंटू 4, तो मैंने कितना अब्जॉर्ब किया? 20000। और एक्चुअल खर्चा कितना है? एक्चुअल खर्चा भी 20000 ही है।
तो ओवर या अंडर अब्जॉर्प्शन है, कुछ नहीं है तो नील। दैट्स इट। अब मैं तीसरा सिनेरियो लेता हूं जहां पे मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन है 6000 और नॉर्मल प्रोडक्शन है 5000। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स 20000। अब हम कैसे करते हैं? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स 20000 डिवाइड बाय हायर ऑफ एक्चुअल एंड नॉर्मल। तो हायर कौन सा है? 6000। तो ये क्या आ गया रेट? 20000 डिवाइड बाय 6000, वो आ गया 3.33। 3.33 ये मेरा अब्जॉर्प्शन रेट हो गया। तो मैं अब्जॉर्ब कितना करूंगा? और जैसे मैंने बताया, अब्जॉर्ब हमेशा हम एक्चुअल पे करते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन 6000, ध्यान रखना अब्जॉर्प्शन हमेशा एक्चुअल पे ही होता है। तो 6000 इंटू 3.33, तो कितना हो गया? 20000। 6000 इंटू 3.33, 20000। और सामने मेरा एक्चुअल खर्चा कितना है? 20000। 20000। तो ओवर या अंडर ऑप्शन कुछ है? नहीं है। तो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। कॉस्टिंग में अलग कॉन्सेप्ट होता है, तो कॉस्टिंग में ओवर अब्जॉर्प्शन भी होता है, पर अकाउंट्स में या तो अंडर अब्जॉर्प्शन होगा या तो इक्वल होगा, तो निल होगा। ओके, दैट्स इट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। आगे जाते हैं। ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी था। फाइन, चलो ये पार्ट भी हो गया हमारा। हाँ, तो ध्यान रखना कि ओवरहेड्स को किस तरीके से अब्सॉर्ब किया जाएगा, उसका रूल यू शुड बी वेरी क्लियर। यू शुड बी वेरी क्लियर विद द रूल। ओके, यू शुड बी वेरी क्लियर। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ओके, तो ये वाला पार्ट खत्म। अब हम नेक्स्ट लेते हैं जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है, बाई प्रोडक्ट क्या होता है, कॉस्टिंग में देखा होगा, फिर भी मैं फटाफट शॉर्ट में बता देता हूँ। जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए, कभी कभी क्या होता है, हम कुछ जॉइंट कॉस्ट इनकर करते हैं, कुछ मटेरियल, कुछ लेबर, कुछ ओवरहेड्स इनकर करते हैं, और वो इनकर करने से हमें दो या ज्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं। अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं दो प्रोडक्ट लेता हूं कि मैंने दो प्रोडक्ट बनाए, इससे इससे दो प्रोडक्ट बने, ए एंड बी। तो ये जो खर्चा है, ये जो जॉइंट कॉस्ट है, मटेरियल लेबर ओवरहेड जो किया है, वो क्या मैंने स्पेसिफिकली ए के लिए किया है या बी के लिए किया है? नहीं, वो टोटल के लिए किया है। तो ये जॉइंट कॉस्ट है। तो जॉइंट कॉस्ट को हमें ए एंड बी में डिवाइड करना पड़ेगा। कौन से रेशियो में करेंगे? तो कौन से रेशियो में करेंगे? स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है? एज पर स्टैंडर्ड यू शुड डिवाइड इट यूजिंग रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस। रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस, इन शॉर्ट लॉजिकली डिवाइड करो। दिस इज व्हाट द स्टैंडर्ड सेज। लॉजिकली डिवाइड करो। एग्जांपल मैंने एक लिखा है, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ओके, ये हम कॉस्टिंग के चैप्टर में देखते हैं, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ये एक एग्जांपल दिया है मैंने खाली, मतलब कोई भी एक लॉजिकल मेथड से कर सकते हैं हम। तो जहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ इसका 1000 यूनिट्स है और इसका 2000 यूनिट्स है, और इसका सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, स्प्लिट ऑफ मतलब जब वो सेपरेट होता है तो उसको हम स्प्लिट ऑफ बोलते हैं। तो यहाँ पे उसका वैल्यू है 5 रुपीज, तो 5000 हो गया। और से इसका वैल्यू है 2 रुपीज या 3 रुपीज है स्प्लिट ऑफ पे से, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 6000। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो गया? इन दोनों का रेशियो 5:6। तो हम क्या करेंगे, जॉइंट कॉस्ट जो भी होगा, सपोज जॉइंट कॉस्ट में मैंने 3000 रुपीज इनकर की है, तो वो हम डिवाइड करेंगे ए एंड बी में इन द रेशियो ऑफ सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ओके, ये एक एग्जांपल है। हम फाइनल सेल वैल्यू का रेशियो भी ले सकते हैं। ओके, डिफरेंट मेथड्स होते हैं। फाइन, तो ये एक मेथड है। तो दिस इज द वे वी डिवाइड जॉइंट कॉस्ट। तो जॉइंट कॉस्ट डिवाइड करने का ये तरीका होता है जॉइंट प्रोडक्ट के केस में। अब हम बाई प्रोडक्ट में आते हैं। अच्छा, जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या होता है? जॉइंट प्रोडक्ट वो होता है जो हम इंटेंड करते हैं, विच वी इंटेंड टू प्रोड्यूस। मुझे ए भी बनाना है, बी भी बनाना है, दोनों बनाना है, दैट इज जॉइंट प्रोडक्ट। पर बाई प्रोडक्ट क्या होता है? जो बन गया, वी डोंट इंटेंड टू प्रोड्यूस, और उसका वैल्यू थोड़ा नेग्लिजिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल मैं अगर कंटिन्यू करूं, तो मैंने कुछ जॉइंट कॉस्ट इनकर किया है, और ए एंड बी मैंने, आई इंटेंड टू प्रोड्यूस, 3000 रुपया खर्चा करके मैंने ए एंड बी प्रोड्यूस किया, एंड ए एंड बी मेरा इंटेंशन है प्रोड्यूस करने का। लेकिन देखिए साथ साथ में सी बन गया। सी बन गया, वी नेवर इंटेंडेड। वो कुछ छोटे वैल्यू का एक प्रोडक्ट बन जाता है, छोटे वैल्यू का एक प्रोडक्ट बन जाता है। तो मेरा इंटेंशन नहीं था सी प्रोड्यूस करने का, मेरा इंटेंशन नहीं था, पर वो बन गया, फाइन। तो मेरे लिए ये जॉइंट प्रोडक्ट है, ए एंड बी ये जॉइंट प्रोडक्ट है। और सी क्या है? सी है बाई प्रोडक्ट। सी है बाई प्रोडक्ट। तो बाई प्रोडक्ट का अकाउंटिंग कैसे होता है? तो हम बाई प्रोडक्ट में क्या देखते हैं कि समझो ये बाई प्रोडक्ट सपोज बिकेगा से, सपोज मैं बोलता एग्जांपल लेता हूँ, ये 2 रुपए में या 1 रुपए में बिकेगा, सपोज सपोज ये 1 रुपए में बिकेगा, और ये बेचने के लिए मुझे सपोज 60 पैसे का खर्चा भी करना पड़ेगा। तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे इससे? 0.4 यूनिट्स, सॉरी 0.4 पर यूनिट मुझे मिलेगा, 0.4 पर यूनिट। और इसके कितने यूनिट्स हैं? सपोज इसके 500 यूनिट्स है, तो कितना वैल्यू मिल गया मुझे? तो 200 रुपीज मिल गया ना।
500 इंटू 0.4, मुझे 200 रुपीज मिल गए। तो इसको हम बोलते हैं एनआरवी। दिस इज एनआरवी ऑफ बाई प्रोडक्ट। एनआरवी मतलब नेट हाथ में कितना पैसा मिला बेचने के बाद। तो सिंपल है, 1 रुपए में बेचा, 60 पैसा खर्चा करना पड़ा बेचने के लिए। नेट कितना मिला? 0.4। तो 0.4 को क्या बोलते हो? दिस इज एनआरवी, एक यूनिट का इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स। तो मुझे टोटल एनआरवी मिला। और फिर हम क्या करते हैं, टोटल एनआरवी मतलब ये स्क्रैप जैसा हो गया ना। तो इस टोटल एनआरवी को जॉइंट कॉस्ट से हम माइनस करते हैं, और फिर जो कॉस्ट बचेगा 2800, दैट इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऊपर का रेशियो कंटिन्यू करूं, ये वाले सब का ये रेशियो 5:6, तो उसको हम ए एंड बी में 5:6 में डिवाइड करेंगे, और इस तरीके से हमें ए एंड बी का कॉस्ट मिल जाएगा। लाइक 2800 डिवाइड बाई 11 इंटू 5, तो वो हो गया से इसका कॉस्ट आ गया फॉर एग्जाम्पल 1273, और इसका कॉस्ट आ गया 1527। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट का डिवीजन। ओके, आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस एग्जांपल। ये एग्जांपल प्रॉपर्ली समझ लो। बेस्ड ऑन दिस एग्जांपल भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। बेस्ड ऑन दिस एग्जांपल जो मैंने स्क्रीन पे रखा है अभी, ये एग्जांपल पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके फाइन। तो इसमें क्या क्या मैंने बेसिकली तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि जो बाई प्रोडक्ट का वैल्यू होता है, उसका जो एनआरवी होता है, वो हमें मेन कॉस्ट में से, जॉइंट कॉस्ट में से लेस कर देना है। और लेस करके जो वैल्यू आएगा, जो कॉस्ट आएगा, दैट शुड बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 5:6। यानी 5:6 यानी जो मैंने ऊपर का एग्जांपल दिया है, वो सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेरा एग्जांपल में था। फाइन, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। हम आगे जाते हैं अभी। चलो ये पॉइंट भी कवर हो गया, अभी एक लास्ट पॉइंट कवर करते हैं। ओके तो 4 पॉइंट देखिए अभी तक मैंने कवर किया। पहले इन्वेंट्री में क्या था, देन सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन। वैल्यूएशन रूल्स क्या थे, फिर मैंने कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट डिस्कस किया, जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दो था, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, रेस्ट ऑल वाज ओके ओके, पर ये दो एग्जाम पॉइंट से हाईली इंपॉर्टेंट था। अब मैं लास्ट पार्ट डिस्कस करूंगा, टेक्निक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। ये तो हमने फाउंडेशन कोर्स में भी देखा है, फीफो लीफो, आई होप सबने देखा होगा। टेक्निक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट मेजर करने का तरीका क्या होता है। तो इसके लिए हमें देखना है कि हमारा जो इन्वेंट्री है, क्या वो इंटरचेंजेबल है कि इंटरचेंजेबल नहीं है। क्या वो इंटरचेंजेबल है या इट इज नॉट इंटरचेंजेबल, वो देखना होता है। तो एग्जांपल लेते हैं ना, सपोज सपोज ज्वेलरी है, चलो मैं ज्वेलरी, मेरा ज्वेलरी शॉप है, तो क्या मेरे ज्वेलरी इंटरचेंजेबल होंगे? लॉजिकली सोचो। मतलब क्या मैं बैंगल्स को मतलब देखो, बैंगल बैंगल में भी दो बैंगल जब बनता है, तो क्या उसका कॉस्ट सिमिलर होता है? क्या वो इंटरचेंजेबल होता है? इट इज नॉट इंटरचेंजेबल। लेकिन सपोज सपोज मैं कैलकुलेटर में डील करता हूं, मैं कैलकुलेटर में डील करता हूं, तो मेरे कैलकुलेटर्स तो इंटरचेंजेबल होते हैं। ये एक कैलकुलेटर और एक दूसरा कैलकुलेटर, क्या वो कंप्लीटली अलग होते हैं? नॉर्मली नहीं। मेरे पास ऐसे ही कैलकुलेटर्स बहुत सारे होंगे। समझो मैं अगर मैं कैलकुलेटर में डील करता हूं, तो मेरे पास ऐसे ही बेचने के लिए जो कैलकुलेटर रखा है, मेरे पास समझो 1000, 2000, 10,000 जो भी है, उतना सारे होंगे। पर वो प्रोडक्ट्स इंटरचेंजेबल होते हैं क्योंकि कैलकुलेटर्स आर सिमिलर। लेकिन लेकिन अगर मैं ज्वेलरी बिजनेस में हूं, तो क्या मेरा बैंगल का कॉस्ट और इयररिंग का कॉस्ट क्या वो सेम होगा? क्या नेकलेस का कॉस्ट और बैंगल्स का कॉस्ट सेम होगा? नहीं, वो अलग अलग होते हैं। दे आर नॉट इंटरचेंजेबल, वो इंटरचेंजेबल नहीं है। तो इन दैट सिनेरियो वी हैव टू यूज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड मतलब जिसका जो कॉस्ट है वो उसी कॉस्ट पे जाएगा। यू हैव टू स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई द कॉस्ट ऑफ ईच इन्वेंट्री, कि भाई ये बैंगल है, इसका ये कॉस्ट है, और ये नेकलेस है, इसका ये कॉस्ट है। हम इंटरचेंजेबल थोड़ी है। ऐसा थोड़ी होगा कि नेकलेस का कॉस्ट फिंगर रिंग को दे दिया, या फिंगर रिंग का कॉस्ट मैंने बैंगल्स को दे दिया। तो ऐसे सिनेरियो में यू हैव टू यूज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। फाइन। लेकिन अगर इन्वेंट्री ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल है तो उस सिनेरियो में क्या करोगे? तो उस सिनेरियो में हमें यूज करना है हिस्टोरिकल या नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट। नॉर्मली हम हिस्टोरिकल मेथड फॉलो करते हैं, प्रैक्टिकली हिस्टोरिकल मेथड फॉलो करते हैं। तो या तो फीफो या तो वेटेड एवरेज मेथड, दो मेथड अलाउड है। हमने फाउंडेशन कोर्स में देखा होगा, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, simple average and weighted average method. As per accounting standard 2, only these two methods are allowed. FIFO and weighted average method ही अलाउ होता है। LIFO और simple average नहीं यूज कर सकते हो। We cannot use those two methods. FIFO और WAM ही चलेगा। ओके, FIFO और WAM ही चलेगा। WAM में भी दो तरीका होता है, पीरियोडिक या परपेचुअल। पीरियोडिक या परपेचुअल। FIFO और WAM डेफिनेटली सबको आता होगा। WAM में भी दो तरीका होता है, पीरियोडिक या परपेचुअल। पीरियोडिक का परपेचुअल का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक देखो, परपेचुअल मतलब जो हम फाउंडेशन में करते थे, तुम्हें याद होगा, हमने समझो 1 तारीख को गुड्स खरीदा,
समझो 1 तारीख को हमने गुड्स खरीदा, 500 यूनिट्स खरीदा 10 रुपीज में, तो कॉस्ट कितना हो गया? 5,000। ये मेरा परचेज है, ये मेरा परचेज है, सेल तो कुछ है नहीं सपोज, डैश डैश डैश। और तो मेरे बैलेंस कितना होगा? 500, 10, 5,000। सब फिर सपोज मैंने 5 तारीख को 200 यूनिट्स खरीदा सेट 12 में, तो टोटल कितना हो गया? 2,400। तो मेरा टोटल कॉस्ट क्या हो गया? 500 प्लस 200 यूनिट्स, 700 हो गया। ओके, 500 प्लस 200 यूनिट्स प्लस यूनिट्स, और ये हो गया 5,000 प्लस 2,400, दैट इज 7,400। तो कॉस्ट कैसे मिलेगा? 7,400 डिवाइड बाई 70। दिस इज एवरेज कॉस्ट मेथड 105.7। दिस इज वेटेड एवरेज मेथड। इस तरीके से अगर हम डेली बेसिस में करते जाएंगे, परचेज हुआ एवरेज निकालो, सेल हुआ माइनस करो, फिर परचेज हुआ एवरेज निकालो, डेली बेसिस करेंगे तो इसको बोलते हैं परपेचुअल। डेली बेसिस करते जाएंगे तो उसको बोलते हैं परपेचुअल। और पीरियोडिक क्या होता है? पीरियोडिक वो होता है कि हम पूरे मंथ का परचेज लेते हैं। पीरियोडिक में क्या करते हैं हम? आई रिपीट, पीरियोडिक में हम करते हैं पूरे मंथ का। फॉर एग्जांपल, मंथ ले सकते हो, वीक ले सकते हो, फोर्टनाइट ले सकते हो, जो मर्जी। फॉर एग्जांपल मैं मंथ लेता हूं, तो पूरे मंथ का टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट्स, पूरे मंथ का टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट्स करके जो रेट आएगा उसी रेट से हम हमारा क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक। दिस इज पीरियोडिक मेथड। ओके फाइन, आई होप थोड़ा समझा होगा। पीरियोडिक और परपेचुअल में फर्क क्या होता है? परपेचुअल में डेली बेसिस में हम परचेज सेल प्लस माइनस करके एवरेज आउट करते हैं, और एंड में ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग स्टॉक मिल जाता है। लेकिन परपेचुअल में पूरे मंथ का टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट्स करके एक रेट मिलता है, उस रेट से हम इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं। फाइन। और हाँ, इन और दूसरे केस में इफ इन्वेंटरीज आर ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल, तो हम नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। तो व्हाट इज नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड? नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या होता है? जहां पे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब अरे एक्चुअल कॉस्ट जो मैंने खर्चा किया, जो मैंने पे किया होगा, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। और नॉन हिस्टोरिकल मतलब हम एक्चुअल कॉस्ट नहीं लेते हैं, पर हम दूसरा मेथड लेते हैं विच रिसेंबल्स एक्चुअल कॉस्ट। तो देखो, नॉर्मली तो हिस्टोरिकल कॉस्ट ही फॉलो किया जाता है। नॉन हिस्टोरिकल कब फॉलो करोगे? ओनली व्हेन ड्यू टू सम रीजन हम हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं कर सकते हैं। मे बी हमारा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट रेडी नहीं है, या मे बी हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है, या आई एम सॉरी नॉट गुड्स, हमारा पे अकाउंट्स बुक डिस्ट्रॉय हो गया ड्यू टू फ्लड, ड्यू टू फायर, वॉट एवर रीजन, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू वैल्यू गुड्स यूजिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, तो हम नॉन हिस्टोरिकल मेथड में जाते हैं। अदरवाइज तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड ही मोर सेंसिबल, मोर लॉजिकल, मोर इजी है। नॉन हिस्टोरिकल में क्या होता है? हम स्टैंडर्ड कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब एज पर हम नॉर्मल मेथड, एज पर नॉर्मल मेथड मतलब नॉर्मली मटेरियल में कितना खर्चा होना चाहिए, लेबर में कितना होना चाहिए, ओवरहेड्स में कितना होना चाहिए। नॉर्मली हम बोलते हैं ना कि अगर मैं 1 यूनिट बनाऊं तो 10 रुपए का मटेरियल जाएगा, 5 रुपए का लेबर जाएगा, 5 रुपए का ओवरहेड जाएगा। तो एज पर नॉर्मल स्टैंडर्ड्स मेरा मेरा कॉस्ट है 20 रुपीज पर यूनिट, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में हम नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मल प्रोडक्शन सोच के करते हैं, एंड इट इज यूज्ड इफ स्टैंडर्ड्स फेयरली अप्रोक्सीमेट्स द एक्चुअल। अगर हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट ब्रॉडली इज क्लोज टू द एक्चुअल, तो हम ये मेथड यूज करते हैं। अच्छा, कोई कोई बिजनेस में हम रिटेल इन्वेंटरी मेथड यूज करते हैं। ये कब यूज करते हैं? अगर तुम्हारे बिजनेस में लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स है और फॉर सम रीजन तुम्हारे पास कॉस्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम रिटेल इन्वेंटरी करते हैं। रिटेल इन्वेंटरी मतलब क्या होता है? जो भी हमारा सेलिंग प्राइस है, सपोज मेरा सेलिंग प्राइस है 500 रुपीज, तो उसमें से मैं मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो माइनस कर दूंगा। सपोज मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, मुझे पता है कि मैं 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस पे बेचता हूँ, 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, तो 100 रुपीज माइनस कर दो, तो मेरा कॉस्ट क्या हो गया? 400। तो ये हो जाएगा मेरा कॉस्ट, और मेरा इन्वेंट्री 400 पे वैल्यू होगा। ओके, तो ये कब यूज किया जाता है? व्हेन वी हैव लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ रैपिडली चेंजिंग आइटम्स विद सिमिलर मार्जिन्स आर इन्वॉल्व, जिसमें मार्जिन बहुत वेरिएशन नहीं है, ऐसे केसेस में हम ये मेथड यूज करते हैं। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस मेथड। ये जो मैंने सिखाया पूरा फाइन। तो इसमें जस्ट टू समराइज, इसमें 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट, इन्वेंट्री में क्या आता है। सेकंड, वैल्यूएशन रूल्स की वैल्यूएशन में क्या क्या आएगा। थर्ड, कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट में क्या क्या आता है। परचेज कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, कॉस्ट टू ब्रिंग द इन्वेंटरी टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, ये 3 टाइप के कॉस्ट आते हैं। और वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स के बारे में हमने स्पेसिफिकली डिस्कस किया, क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट से। और फिर जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट को कैसे डिवाइड करना है, एंड टेक्निक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, फीफो, वैम या स्टैंडर्ड कॉस्ट रिटेल, और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड हम कब यूज करेंगे। ओके, ये सब हमने डिस्कस किया है। फाइन। एंड नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस का मैंने एग्जांपल भी डिस्कस किया था। ये
ये दिस इज प्रीटी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस का, ये एग्जाम में पूछते हैं, ये एग्जाम्पल में पूछ सकते हैं। तो ओके, तो वी शुड बी वेरी क्लियर विद दिस पार्ट। फाइन, चलो, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड आई स्टॉप दिस वीडियो। ओके, चल बाय।